नमस्कार, मैं दिव्यम हूँ। हिंदुस्तान में सम्राट अशोक और औरंगज़ेब को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बिहार में ये बहस राजनीतिक पार्टियों के बीच दरार के रूप में भी सामने आ रही है। बीजेपी से जुड़े एक नाटककार ने सम्राट अशोक पर एक किताब लिखी और उसमें सम्राट अशोक को औरंगज़ेब के जैसा बताया। उस किताब पर उस नाटककार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसको लेकर के तमाम बहसें चल रही है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, सम्राट अशोक और औरंगज़ेब पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुमार परवेज़ जी मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार परवेज़ जी इतिहास में पीएचडी हैं। आज हम कुछ जानेंगे कि किस तरह से जो कुछ भी औरंगज़ेब और सम्राट अशोक को एक जैसा बताया जा रहा है एक खास विचारधारा के लोगों के द्वारा, वो कितना सही है। औरंगज़ेब को और सम्राट अशोक को एक जैसा बताया जा रहा है, क्या वाकई में वो एक जैसे थे? इसको आप किस रूप में देखते हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, मामला ये है ही नहीं, मामला बिल्कुल दूसरी है। आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है और ख़ास करके इतिहास को लेकर के शुरू से जो ऐतिहासिक तौर पर और आज़ादी के बाद जो हमारा इतिहास लेखन हुआ साइंटिफिक तरीके से तथ्यों के आधार पर, तो उससे उनको प्रॉब्लम है और वो पूरे इतिहास को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, अपने इतिहास से देखना चाहते हैं। उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्रवाद का, उसके अनुसार वो इतिहास का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। जबकि इतिहास से हम सबक लेते हैं, हर कोई जानता है, इतिहास का एक सामान्य छात्र भी जानता है कि हम इतिहास से सबक लेते हैं, अपने वर्तमान को सुधारते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन आरएसएस वाले ठीक इसका उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पहले पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, चूँकि उस दौर में ऑब्वियसली मुस्लिम शासक थे, तो उसको ये लोग अंधकार का युग कहते हैं, उसी को ये लोग गुलामी का दौर कहते हैं। तो केवल औरंगज़ेब की नहीं है, इनको पूरे मिडिल पीरियड से ही परेशानी है, दिक्कत है। लेकिन मामला अब केवल मध्यकालीन भारत तक का ही इनका नहीं सिमटा हुआ है, मामला और पीछे जा रहा है। क्योंकि जिस प्राचीन भारत को ये समझ रहे थे कि वो इनका कार्य क्षेत्र है, दरअसल उसमें भी अब इनको दिक्कतें हो रही हैं, कई सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और लगातार हुआ है। तो अब जब मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक थे इसलिए इनको परेशानी हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थे। उन शासकों ने क्या किया, ये शासक तो हर दौर में करते हैं। आज डेमोक्रेसी के दौर में जो शासक है वे क्या कर रहे हैं? 700 किसानों के ऊपर इन लोगों ने क्या किया? 700 किसानों की हत्या हुई। तो शासक तो क्रूरता करते हैं, लेकिन धर्म को केंद्र करके कि चूंकि वो उस धर्म के थे इसलिए क्रूरता हुई, ये इतिहास की बहुत ही गलत व्याख्या है। तो अब चीज़ें जो है प्राचीन काल में जाते हुए अशोक तक पहुंची है, क्योंकि अशोक भी हिंदू नहीं थे, अशोक बौद्ध थे, हर कोई जानता है। और मुझे लगता है कि यह जो नाटक आया है, ठीक है नाटक है, नाटक इतिहास नहीं होता है, लेकिन उसमें आप इतिहास के चरित्रों को उठाते हैं और इतिहास के चरित्रों को उठा करके आप कोई नाटक लिख ही सकते हैं। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन इसमें साफ साफ दिखता है और उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिलता है। तो ये सीधे तौर पर आरएसएस का जो पूरा इतिहास का प्रोजेक्ट है उसमें मेरे ख्याल से अशोक कहीं से फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जैन धर्म को संरक्षण दिया, आजीविकों को संरक्षण दिया, और कुल मिलाकर के आपको उस पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा, उस समय के भारत को समझना पड़ेगा जब जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हो रहा था और मगध एक शक्तिशाली शक्ति के बतौर सामने आया था। तो अशोक पर हमला जो है शायद इसलिए ही है क्योंकि उस समय बहुत सारे जो हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के खिलाफ जो आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीवक, ये सारे के सारे आंदोलन वो बड़े महत्वपूर्ण थे। इसका जो प्रोजेक्ट है इसको समझा जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात वो बोलते रहे और बोलते हैं कि भारत भूमि हिंदुओं की भूमि है। तो पूरा मध्यकालीन भारत है, इससे उनको प्रॉब्लम है, अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम शासक ही थे ज़्यादातर। लेकिन
अब सवाल ये उठता है कि इनको प्राचीन भारत से क्यों दिक्कत हो रही है, अब मामला वहाँ क्यों पहुँच गया है। तब ये जाकर के आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है अब वो खुद सबके सामने ला रहे हैं और उसकी पोल खुल रही है, क्योंकि इनके हिंदू राष्ट्र में दरअसल ब्राह्मणवाद है, इस बात को समझना चाहिए। और भारत जैसे देश में सदियों सदियों से ब्राह्मण धर्म के पैरेलल कई धर्म हैं। बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, आजीवक धर्म था, द्रविड़ियन संस्कृति थी, ये सारी चीज़ें थी। और ये आर्य सुपरमेसी का जो सिद्धांत देते हैं गलत तथ्यों के आधार पर, यहाँ तक आरएसएस के सिद्धांतकार आजकल बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी आर्य सभ्यता का अंग था, द्रविड़ सभ्यता आर्य सभ्यता का अंग था। तो आप यही अपनी राजनीति के लिए, अपने हिंदू राष्ट्र का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसके लिए इतिहास की गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, निहायत गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे। ये पूरा का पूरा अभी आपने बताया कि किस तरह से इनके हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को वापस से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा सम्राट अशोक का संदर्भ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक क्या वो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर के खिलाफ थे? वही मैं कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको उस समय के हिंदुस्तान को समझना होगा। आखिर 600 ईस्वी पूर्व में, 500 ईस्वी पूर्व में भारत में क्या हो रहा था? जनपद बन रहे थे, महाजनपद बन रहे थे, और वैदिक संस्कृति जो थी कर्मकांडी हो गई थी, और उसके खिलाफ पहला विद्रोह उपनिषदों में है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को हम कैसे देखते हैं? वो उसी ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। आजीवक तो मतलब ब्राह्मणिज्म के पैरेलल भारत में भौतिकवाद की विचारधाराएं उसी वक्त से थी, और बुद्ध सबसे बड़े उसके प्रवर्तक बनकर के सामने आए, महावीर बनकर के सामने आए, जिन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया, है ना। और अशोक पर यह हमला क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य बनकर के उभरता है। मगध के शासक पुष्यमित्र शुंग के पहले तक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं थे, वो निचली जातियों से थे, वैश्य थे। ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मत है कि वैश्य थे। अब अशोक के ज़माने में अशोक के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि अशोक के उस पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, है ना। और जो भारत अभी आप देखते हैं, अफगानिस्तान तक और उधर आप बर्मा तक जो भारत देख रहे हैं, पहली बार राजनीतिक जो सूत्र है वो मौर्यों ने इस भारत को बांधा। कलिंग नहीं था, अशोक ने कलिंग को जीता। कलिंग युद्ध में जो हत्याएं हुई, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन क्या अशोक को भारत का इतिहास, दुनिया का इतिहास इसलिए याद रखेगा? बिल्कुल याद नहीं रखेगा, क्योंकि अशोक के ज़माने में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसके बाद आज तक भारत उस चरम तक नहीं पहुंचा है, मैक्सिमम था। लेकिन आप समझ लीजिए कि अशोक ने ब्राह्मण धर्म को तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने पहले ही कहा बौद्धिस्ट था, वैश्य था, है ना। और उस समय कोई मुसलमान नहीं थे, मुसलमान तो बाद में आए। तो मध्यकाल में तो मुसलमानों से लड़ेंगे, आधुनिक काल में ये जो है दलितों से लड़ रहे हैं, कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं, मुसलमानों से लड़ रहे हैं। लेकिन प्राचीन भारत में किससे लड़ेंगे? तो असुरों से लड़ रहे थे, द्रविड़ों से लड़ रहे थे, बौद्धों से लड़ रहे थे। अब मगध में उस समय साम्राज्य बन गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय बदलता है, उसको लगता है कि मार काट अच्छा नहीं है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि उसका यह जो हृदय परिवर्तन था, उसको अशोक को उस जमाने में बात समझ में आ गई थी कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी संस्कृतियाँ, इतने लोग, तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की लिपियाँ, ऐसे देश में तलवार के बल पर शासन नहीं चलाया जा सकता, कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और इसलिए उसने धम्म की नीति लाई थी, उसकी बहुत व्यावहारिक नीति थी। वो पहला शासक आपको मिलेगा जिसमें समाज कल्याण, मतलब स्टेट जो है जन कल्याण को अपनी नीति बनाता है, कुएं खुदवाता है, सड़कें बनवाता है, ये सारे काम करता है जनता के लिए। और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अशोक बोलता है कि तलवार से नहीं चल सकता है। हालांकि वो अपनी सेना भी रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन वो धम्म यानी सांस्कृतिक विजय,
लोगों को जीतने का प्रयास, लोगों को समझाने का प्रयास, और इसके लिए वो सभी जगह अपने अभिलेख खुलवाता है और वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म को संरक्षण देता है। आपने कहा कि तलवार के दम पे जो बात कही कि अशोक ने ये माना कि तलवार के दम पे हिंदुस्तान पे राज नहीं किया जा सकता है, वो जो पूरा का पूरा संदर्भ है वो दौर है, राजाओं का दौर था। वाजिब सी बात है कि एक राजा दूसरे राजा के राज्य को अतिक्रमण करने के लिए, उसको जीतने के लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी। हिंदू धर्म के राजाओं के बीच भी लड़ाइयाँ होती थी, फिर मुसलमान आए तो मुसलमान हिंदू धर्म के बीच होती थी। वर्तमान सरकार क्या ये सचेत साजिश कही है या ये जो कोशिश है सम्राट अशोक को नीचे दिखाने की, वो औरंगजेब से तुलना करके औरंगजेब और सम्राट अशोक को एक फ्रेम में सेट करने की, जो एक दौर में ये तमाम मुग़ल के नाम पर जो मुस्लिम शासक हिंदुस्तान में हुए उनको एक हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो इनकी वर्तमान राजनीति का पोषण है उसको चलाने के लिए क्या आपको लगता है कि तमाम चीज़ें की जा रही हैं? सबसे पहले हम लोग समझें कि आरएसएस या भाजपा का जो अशोक पर हमला है वो किस चीज़ को लेकर के है, या वो क्या कह रहे हैं, ये जो नाटक है वो क्या कह रहे हैं कि अशोक क्रूर था। तो हर कोई जानता है कलिंग युद्ध में उसने हत्या की, ठीक है, लेकिन यही पार्ट उसका महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। हत्या उसने की, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उन दूसरे कारणों से हो रहे हैं। दूसरा, आरएसएस के थिंकर कहते हैं, इस तरह के लोग कहते हैं कि अशोक की नीतियों की वजह से देश कमज़ोर हुआ। मेरा ये कहना है कि अशोक ही था, मौर्य साम्राज्य था जो इतने बड़े भारत को बांध के रख पाया। वो पहला आदमी वही था जिसने इस भारत की चौहद्दी को एक तरह से निर्धारित किया। अफ़गानिस्तान तक, यहाँ तक कि मध्य एशिया के खोतान तक अशोक के अभिलेख मिले हैं। और आप साउथ में 2-4 राज्यों को छोड़ दीजिए तो कर्नाटक तक उसके अभिलेख मिले हैं। ये पूरा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। और आज जो हम भारत देखते हैं वही देखते हैं। यूनिटी जिसको आप कहते हैं कि विविधता में एकता, तो वही है। और इसलिए वो अशोक की दूरदृष्टि थी कि उस घटना के बाद ही, कलिंग युद्ध के बाद ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह साम्राज्य, इतना बड़ा देश तलवार के बल पे नहीं चल सकता है। लोगों को जीतना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। और जब उसके मन में यह बात आई तो उसने बौद्ध धर्म, जो अहिंसावादी धर्म था, अहिंसा का प्रचारक था, है ना, ब्राह्मण धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। और उस समय समाज में तनाव भी फैल रहे थे। आप उस समय का भारत देखिएगा तो व्यापारी समुदाय आगे बढ़ रहा था। व्यापारी समुदाय वैश्य समुदाय से थे, उसको ब्राह्मण धर्म अपने अंदर जगह नहीं देना चाहता था, अपने एक साथ बैठाना नहीं चाहता था। तो ऐसे लोगों के लिए बौद्ध धर्म एक पावरफुल धर्म बना। और इस कारण चूँकि उसको राजकीय संरक्षण मिला, इसलिए मगध में, और मगध चूँकि केंद्र था, राजधानी थी, इसलिए पूरे भारत में ब्राह्मणिज्म को अपना पैर जमाने में मुश्किल हुआ। ये आरएसएस की दिक्कत का कारण है। ये बहुत बाद में चल करके हुआ। बौद्धों का कत्लेआम करवा करके इन लोगों ने किया। ये जो कहते रहते हैं ना, पुष्यमित्र शुंग ने जो, जी, ब्राह्मणिकल सिस्टम, पुष्यमित्र शुंग ने दूसरे काम भी किए, ऐसा नहीं है, उसका भी जिक्र होना चाहिए। उसने भी जन कल्याण के कार्य किए, लेकिन जन कल्याण का काम, शासन व्यवस्था का काम होना चाहिए। ये हमें अशोक के अभिलेखों से मिलता है, जब वो कुएं खुदवाता है, ये वगैरह वगैरह करता है। तो ब्राह्मणवाद की जो सीमाएं उभर करके सामने आ रही थी और वर्णों में हमारा समाज बट गया था और समाज में तनाव व्याप्त हो रहा था, नया उभरता व्यापारी वर्ग अपनी जगह खोज रहा था, तो इसलिए चूँकि ब्राह्मणिज्म में उनको कोई जगह नहीं थी, वो तो उनका दमन कर रहा था, तो बौद्ध धर्म की ओर गए और बौद्ध धर्म को अशोक ने संरक्षण दिया, जिसके कारण पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, विकास हुआ और ब्राह्मणिकल सिस्टम उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाया। तो अशोक तो उनकी आंखों में कांटा बनेंगे, क्योंकि यदि अशोक नहीं होता, उनको लगता होगा कि अशोक नहीं होता और राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को नहीं देता तो उसी समय हम हावी हो जाते, उसी समय ब्राह्मण धर्म हावी हो जाता। तो अब ये तो सोचने वाली बात ये है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, क्योंकि वह अहिंसावादी था। और सवाल ये है, हाँ, उसको समझ में आ गया था, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही पनपा था। ब्राह्मणवाद ने तो पूरे समाज को जकड़ दिया था, मैंने पूरे समाज को ठस कर दिया था, पूरा आडंबरों से, पूरा। इसलिए उसके खिलाफ वो सामाजिक विद्रोह था। बुद्ध कहाँ से आए थे? बुद्ध उसी समाज से आए थे, तो वो तो विद्रोह था, बगावत थी, आंदोलन था, धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, आलोड़न था। तो अब कहते हैं कि उसके कारण कमजोर हुआ। तो आप क्या चाहते थे कि आपकी जो वैदिक हिंसा थी वही चलते रहती? आप यही चाहते हैं? तो अब सवाल बहुत क्लियर कट और इस बात को समझने की जरूरत है कि मध्यकाल में मुसलमानों को धर्म के नाम पर निशाना बनाते हैं। तो
तो मुसलमान केवल इनके निशाने पे नहीं है, इनके निशाने पर बौद्ध हैं, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, अहिंसावाद को संरक्षण दिया। यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा कि बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये अब हिंदुस्तान में एक दौर में जब मुस्लिम मुग़लों को के नाम ले लेकर के बाकायदा वर्तमान की जो केंद्रीय सत्ता है उससे जुड़े संस्थाएं हैं, उन्होंने तमाम देश में कई जगह मुस्लिमों को टारगेट करने की बात आई और एक जनमानस में एक द्वेष पैदा कर ही दिया गया है। तो क्या ये जो लड़ाई है सम्राट अशोक को लेकर के, क्या एक ऐसा है कि इस वर्तमान केंद्रीय सत्ता अब बौद्धों को टारगेट आगामी दिनों में या फिर ऐसे कुछ क्लासेस हिंदुस्तान में देखने को मिल सकेंगे? क्या इन चीज़ों से ऐसा हो सकता है? ये देखिए, उस दौर में भी जब बौद्ध धर्म बहुत मजबूत हो गया था तो उसको ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणिज्म ने बहुत काम किए, शासक समुदाय ने बहुत काम किए, तो ये सब तो हुआ है। अभी फ़िलहाल ये केवल मुसलमानों को टारगेट थोड़ा करते हैं, ये तमाम अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म बहुत उदार है, हम कट्टर नहीं हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने क्या किया? जब इन लोगों ने देख लिया कि बुद्ध का जो अहिंसावाद है, बुद्ध का जो आंदोलन है बहुत विस्तार पा रहा है, तो इन्होंने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बना दिया कि वो भी विष्णु के अवतार हैं, उसको भी हम कॉप्ट करते हैं, और इस तरह कॉप्ट करके उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। जो बुद्ध अनिश्वरवादी थे, है ना, जो मतलब आडंबरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसको विष्णु का अवतार बना दिया गया। तो देखिए, विचारों की हत्या, विचारों का जनसंहार कई तरीकों से होता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ यदि आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो उसको अपना हिस्सा बना लीजिए, कह रहे ये तो मेरा ही है, और उसको भगवान बना दीजिए, जैसा बुद्ध के साथ ये लोग कर रहे हैं कि विष्णु का अवतार बना दिया, है ना। और इस तरीके से उसी समय से खास करके मतलब, और उसके बाद अशोक के ज़माने के बाद, मौर्यों के ज़माने के बाद, जब ये लोग प्रतिक्रांति कर बैठे एक तरह से, और बुद्धिज़्म भारत में पीछे चला गया, हालांकि दुनिया के देशों में बहुत डेवलप किया, लेकिन भारत में उस तरह से उसका डेवलपमेंट फिर नहीं हुआ, ये लोग फिर से हावी हुए। हाँ, तो इन्होंने बुद्ध को अपने में कॉप्ट करने की कोशिश की। तो लेकिन अब चूंकि बात तो है, तो बात तो वहाँ तक जाएगी, इसलिए अशोक पर हमला, बुद्धिज़्म पर हमला और इतिहास में घुस करके उसकी गलत व्याख्या कि अशोक बहुत क्रूर था और उसके दूसरे पक्ष को छोड़ देना। यदि आज आप 2022 में आप सत्ता चला रहे हैं, आपको अपने पुराने शासकों से क्या सीखना चाहिए? आपको ये सीखना चाहिए, आप डेमोक्रेसी का दम भरते हैं, आपको ये सीखना चाहिए कि आज से 2500 साल पहले, 2200 साल पहले कोई एक शासक कैसे सोचता है अपनी जनता के बारे में कि कुएं खुदवाना चाहिए, सड़कें बनवानी चाहिए, है ना, अहिंसा का पाठ करना चाहिए, अहिंसा का सिद्धांत लोगों के बीच ले जाना चाहिए। और आज आप डेमोक्रेसी का दम्भ भरते हैं, डेमोक्रेसी का तो हनन कर रहे हैं। हमारा समाज डेमोक्रेटिक है, इसमें एक ऐसी सरकार आ गई है जो क्या कर रही है, जो भी थे इस तरह के जन कल्याण की योजनाएं उसको ख़त्म कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, हिंसा का दर्शन इनका मुख्य दर्शन है। तो आप समझ लीजिए कि ये अशोक की विचारधारा के तो ठीक उलट है ये जो काम कर रहे हैं। इसलिए ये पूरे इतिहास को पलट देना चाहते हैं और पूरे इतिहास को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, अपने तौर पे पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आर्य सुपरमेसी। और आर्य सुपरमेसी के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्राह्मणिकल सुपरमेसी, क्योंकि द्रविड़ संस्कृति को भी, जो हिंदू जाति, सो कॉल्ड हिंदू जाति में जो छोटी दलित जातियाँ हैं, वो सब आर्य कल्चर के तो लोग नहीं थे, हड़प्पा आर्य कल्चर का नहीं था, उसको इन लोगों ने कॉप्ट कर लिया और दलित बना दिया। कहते हैं कि द्रविड़ियन सभ्यता आर्य सभ्यता ही है, जबकि द्रविड़ सभ्यता आर्य सभ्यता से बहुत पुरानी है। द्रविड़ लोग बहुत पहले से लिखना जानते थे, लेकिन अशोक के पहले तक कहीं लिपियां नज़र नहीं आती हैं। तो ये इनका पूरा प्रोजेक्ट है, ये चाहते हैं कि इतिहास को इस तरह से पलट दें, हाँ, क्योंकि अब इनके हाथ में सत्ता है। तो ये इतिहास नहीं ना हुआ, ये तो आप इतिहास की राजनीति कर रहे हैं, अपने सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल और सुपर स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ये आप इतिहास की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हम बार बार बौद्ध धर्म का और सम्राट अशोक का जिक्र कर रहे हैं। सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म का जो पूरा उनका संबंध है, एक बौद्ध धर्म ही उनकी पहचान है। वर्तमान में देखें कि जब आज़ादी के बाद अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, देश में एक अच्छी खासी दलित आबादी है जो बौद्ध प्रैक्टिस करती है, बौद्ध धर्म को प्रैक्टिस करती है। तो क्या ये पूरी लड़ाई को
सम्राट अशोक पे जो हमला है और उनकी तुलना खासकर औरंगजेब से जो है, तो क्या ये दलितों के ऊपर भी एक तरह से, क्या उनको भी आगामी दिनों में चाहे उस तरह से मुस्लिमों के साथ साथ एक ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसको स्थापित करने के लिए, क्योंकि सर्वविदित है कि जब ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर ने सबसे ज़्यादा शोषण दलितों का किया है, तो वर्तमान समय में हिंदू और मुस्लिम करके पहले दो खेमे में लोगों को बांटा गया। और क्या अब सिर्फ जो बार बार कही जाती है कि लड़ाइयाँ जब हिंदू मुस्लिम के बाद हिंदुओं के अंदर भी ये लोग ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि सिर्फ हिंदू नहीं, इनका हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, वर्तमान जो केंद्रीय सत्ता है, जो आप आरएसएस का नाम ले रहे थे कि हिंदुत्व का मतलब कि ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर, इनके हिंदुत्व का मतलब, तो क्या ये दलितों के ऊपर भी एक तरह से आगामी दिनों में चाहे उस तरह से एक टारगेट करने की पूरी एक जमीन तैयार हो रही है क्या? देखिए, यही तो उनकी साजिश है। मतलब वो हिंदूवाद का नाम लेते हैं, लेकिन बेसिकली वो मनुवाद है, वो ब्राह्मणवाद है। वो पूरे उस स्ट्रक्चर को बचाना चाहते हैं। अब उस स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे हैं दलित समुदाय, है ना, उनको भी कहते हैं कि आप गर्व करो कि हम हिंदू हैं, जबकि उनसे छुआछूत का व्यवहार होता है। उनको यदि वो आपको छू दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और कहते हैं कि हम बहुत महान हैं। तो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ गोलबंद करने के लिए ये दलितों को सामने करते हैं और बताते हैं कि आप हिंदू हो, ठीक है। तो ये एक उनकी साजिश है कि केवल ब्राह्मण तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको एक बड़ी गोलबंदी चाहिए। तो मुसलमानों के खिलाफ शुरू में ये क्या कर रहे थे, दलितों को साथ ला रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब तो यहीं का धर्म है ना, सब तो यहीं से न उत्पत्ति हुई है, इसलिए एक मोर्चा बना रहे थे। लेकिन इनका असली निशाना कौन है? दलित ही हैं, यही लोग हैं। इसलिए बार बार वो बाहर निकल आता है, बार बार वो सामने आ जाता है। यदि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, अभी हम सवाल हिंदू और मुसलमान एक पॉइंट है, लेकिन यदि उनके हिंदू राष्ट्र की ही कल्पना को समझें तो क्या है वो, क्या उसमें दलितों को बराबर का अधिकार देते हैं? नहीं देते हैं। वो उसी अधिकार के साथ आप रही है, वही सिस्टम कि नहीं ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम्हारा काम वो सेवा करने का है, तो वो सिस्टम ही उनके लिए सर्वोपरि है। तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ना होता है तो उनको बोलते हैं हिंदू हो, और उनके पक्ष में खड़े भी हो जाते हैं। कहीं कहीं आदिवासियों को कह देते हैं कि तुम वनवासी हो, है ना। तो इसका उनको भी हिंदू बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उससे उनके भीतर का तो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म नहीं हो गया। वो अपनी हायरार्की तो खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने समाज का तो सुधार नहीं कर रहे हैं ना। ये सवाल उठाना चाहिए और ये सवाल बार बार करना चाहिए कि आप अपने धर्म के भीतर में तो वही स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इसलिए यह जो हिंदू राष्ट्र है दरअसल ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद मतलब कोई जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पूरे उस स्ट्रक्चर को बना करके रखना चाहते हैं। तो उसमें दलित ही रहेंगे, वो कभी एक समान अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए अब जब इनको लग रहा है कि अब तो हम सत्ता में आ गए हैं, ताकत है हमारे पास, तो अब अपना जो इनका रियल कैरेक्टर है उसमें धीरे धीरे खुलेंगे। तो अभी औरंगजेब चूँकि मुसलमान था, उसके नाम पर गोलबंदी कर रहे थे, हाँ, और उस पर भी हम कहानी उसको सामने खड़ा करके इस सम्राट अशोक को उसके बराबर दिखा रहे हैं। अब दो लोगों को एक फ्रेम में सेट करने की कोशिश है। अब जो है अब पहले औरंगजेब को निशाना बना रहे थे। हालांकि औरंगजेब के बारे में भी चर्चा करूंगा कि औरंगजेब के बारे में भी आप पूरी बात कि उसी स्ट्रक्चर को क्यों चुना गया, जो पूरी अवधारणा औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब को ही क्यों चुना इन लोगों ने? औरंगजेब कट्टर था क्या भाई? औरंगजेब कट्टर थे, यही उनका आरोप है। अब हो सकता है धर्म को उसने अपना हथियार बनाया था, लेकिन आपको हम जो वर्तमान सत्ता कर रही है, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। तो हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं, औरंगजेब ने जो किया हम उसको सामने ला रहे हैं कि उसने क्या क्या किया। लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि औरंगजेब के टाइम में, जो अकबर के समय जो मनसबदारी सिस्टम लागू हुआ था, तो मनसबदारों की सबसे ऊंची पात में राजपूत शासक थे, हिंदू शासक थे। मंदिर तोड़ दिया औरंगजेब ने, इसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती है कि उसने मंदिर बनाया भी, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, इसकी खूब चर्चा होगी, जबकि इतिहास में इसका कहीं कोई सबूत नहीं है।
अपने मन से लोग गढ़ लेते हैं, गढ़ना इनका काम है। एक चीज़ और मैं इस पे बात ही करना चाहूँगा कि जो पूरी की पूरी जो एक नैरेशन सेट किया जा रहा है औरंगजेब या फिर जो कुछ भी, तो उस दौर के जो भी शासक थे जब राजशाही थी तो उस किसी भी राजा को उसी दौर के संदर्भ से तुलना करनी चाहिए, लेकिन उसको वर्तमान में खींच के ला करके, क्योंकि मंदिरों का तोड़ा जाना उस दौर में एक बहुत बड़ा लूट के लिए तोड़ा जाना। कभी हम देखते हैं पढ़ते हैं तो देखा गया कि वहाँ से सोने लूटे गए। तो क्या मंदिरों को सिर्फ धर्म के उद्देश्य से ही तोड़ा जाता था या फिर संपत्ति पूंजी के उद्देश्य से तोड़ा जाता था, वहाँ से संपत्ति प्राप्त करने के लिए तोड़ा जाता था? अरे भाई, मोटा मोटी बात समझने की है। यदि मध्यकाल में इतना ज़्यादा धर्म को लेकर के झगड़े होते, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन उसी मध्यकाल में कबीर पैदा होते हैं, उसी मध्यकाल में एक से एक सूफी पैदा होते हैं, संत पैदा होते हैं, गुरु नानक पैदा होते हैं, और सब क्या बोलते हैं, समन्वित संस्कृति की बात करते हैं। आज तक हम लोगों ने यही सीखा। कबीर को ना आप हिंदू कहिएगा ना मुसलमान कहिएगा, दोनों पर एक साथ, दोनों के डमरू पर एक साथ उच्चोट करते हैं। तो ये जो उदाहरण है इनके पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देता है, समझ रहे हैं? लेकिन इस उदाहरण को छोड़ करके वो वर्तमान जो सत्ता के इर्द गिर्द वाले जो उदाहरण हैं उसको बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बार बार प्रोजेक्ट मतलब वो कह रहे हैं कि अब चूंकि वो अपने थ्योरी को, उनको लगता है कि इनका जो पूरा गोलवलकर का, सावरकर का बंच ऑफ थॉट और हिंदू नेशन, ये थ्योरी है, उनको लग रहा है कि अभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें जो जो बाधक लोग हैं तो उनको निशाना बना रहे हैं। तो औरंगजेब को तो एक खास कारण से बना रहे थे, अब अशोक को बना रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये इतिहास को राजनीति में खींच करके नहीं लाना चाहिए, ये बहुत ही गलत है और इतिहास की गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। अशोक से यदि सीखना है तो उससे ये सीखिए आप कि उसने कैसे सभी धर्मों के प्रति एक समान रवैया अपनाया। ये आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? ये आप समझने का क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं? अपनी जनता के लिए उसने जन कल्याण के कार्य किए, ये क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो अशोक जो है न केवल भारत में बल्कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी धम्म नीति, उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे, पूरे विश्व के इतिहास में याद किए जाएंगे। उनकी जो नीतियाँ बदली कलिंग युद्ध के बाद, उसके लिए वो सच में प्रशंसा के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।